बिजनेस अखबार। भारत चीन व्यापार आधा फीसदी घटा। भारत का पड़ोसी देशों के साथ घटते कारोबार के बीच चीन से द्विपक्षीय कारोबार अक्टूबर में 0.46% गिरकर 10.7 अरब डॉलर रहा। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों में दी गई। निर्यात में मुख्य तौर पर गिरावट होने के कारण द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट आई। अक्टूबर में भारत का चीन को निर्यात 9.5% गिरकर 1.15 अरब डॉलर हो गया, जबकि इस माह में भारत के विश्व को होने वाला कुल निर्यात 2 आधार अंक उछालकर 17% हो गया। भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में चीन को छोड़कर अन्य 9 देशों के साथ अक्टूबर में निर्यात बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 675.65 अरब डॉलर पर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 6.48 अरब डॉलर घटकर 674.65 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 2.67 अरब डॉलर घटकर 682.13 अरब डॉलर रहा था। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.88 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, जो पिछले कई हफ्तों से घट रहा है। रिजर्व बैंक के शुक्रवार के जारी आंकड़ों के अनुसार 8 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा अस्थियां 4.47 अरब डॉलर घटकर 585.38 अरब डॉलर रह गई। थम नहीं रही FPI बिकवाली। नवंबर में 18,077 करोड़ रुपये के शेयर 8,750 करोड़ रुपये की इकाई RFAR प्रतिभूतियां बेची गई। मुंबई 15 नवंबर। डॉलर में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड में तेजी के मद्देनज़र विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI भारत के ऋण और इक्विटी बाजारों से अपना निवेश लगातार निकाल रहे हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCIL) के आंकड़ों के अनुसार FPI ने नवंबर में अभी तक पूर्णतः सुलभ मार्क यानी FAR वाले सरकारी प्रतिभूतियों की 8,750 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। अक्टूबर में उन्होंने 5,142 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। इक्विटी बाजार में भी विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाली बने हुए हैं। इस महीने 13 नवंबर तक FPI ने 18,077 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे हैं। अक्टूबर में इक्विटी बाजार में 91,983 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद राजकोषीय नीति में बदलाव की उम्मीद है, जिससे अमेरिकी ऋण प्रतिभूतियों की मांग बढ़ रही है। जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रेजरी और कैपिटल मार्केटिंग प्रमुख गोपाल त्रिपाठी ने कहा, अमेरिकी बॉन्ड या यील्ड अभी 4.40% है, जबकि भारत में सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड करीब 6.80% है। ऐसे में दोनों के यील्ड के महज 240 आधार अंक का अंतर रह गया है। रुपये के अवमूल्यन को देखते तो सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों के निवेश का मूल्य और कम रह जाएगा। अमेरिका और भारत के प्रतिभूतियों के यील्ड में अंतर नहीं बढ़ा तो बिकवाली जारी रह सकती है। अमेरिका में 10 वर्षीय बॉन्ड का यील्ड नवंबर में 17 आधार अंक बढ़ा है। दूसरी ओर ट्रंप की जीत के बाद से डॉलर में मजबूती आने की वजह से रुपया 84.41 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर आ गया है। एवेंस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज के CEO एंड्रयू हॉलैंड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि FPI का निवेश जल्दी लौटेगा। मूल्यांकन और कंपनियों की आय को देखते हुए कोई निवेश करने में जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। कुल मिलाकर समेकित अवधि होगी जहां बाजार इस स्तर के आसपास कारोबार करेंगे और उम्मीद है कि उसके बाद कंपनियों को आय कमाई बढ़ने लगेगी तथा अगले साल ब्याज दरों में भी कमी आएगी। ऋण बाजार की भागीदारी के एक वर्ग का कहना है कि निवेश की निकासी 1 या 2 महीने में स्थिर होने की उम्मीद है, क्योंकि उभरते बाजारों में भारत अभी भी बेहतर स्थिति में है। हॉलैंड ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद भारत उभरते बाजारों में अपेक्षाकृत आकर्षक विकल्प बन रह सकता है। RBL बैंक के ट्रेजरी प्रमुख अशोल चंकड़
ने कहा, बिकवाली कब थमेगी इसकी कोई समय सीमा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेरिका में नए प्रशासन के कारण बहुत अधिक बिक्री हुई है और हमारे बृहद आर्थिक स्थिति में नरमी के संकेत दिखने लगे हैं। कंपनियां के तिमाही नतीजे भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन 1-2 महीने में उथल पुथल थम जाएगा। उन्होंने कहा, उभरते बाजारों में भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। ऐसे में 1 या 2 महीने के बाद कुछ सुधार दिख सकता है। भारत 31 जनवरी 2025 से ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज के इमर्जिंग मार्केटिंग लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है। इससे भी निवेश को बल मिल सकता है। इस साल 28 जून से सरकारी बॉन्डों को जेपी मॉर्गन के सूचकांक में शामिल होने के बाद से एफएआर प्रतिभूतियां में कुल 52,890 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया है। इसी दौरान ऋण सेगमेंट में 37,259 करोड़ रुपये का निवेश आया है। 38 एफएआर बॉन्ड में से केवल 27 ही जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की शर्तें पूरी कर पाई है। इसकी शर्त में $1 अरब का अंकित मूल्य और परिपक्वता अवधि कम से कम 2.5 साल बची होनी चाहिए शामिल है। सूचकांक में बॉन्ड को चरणबद्ध तरीके से 10 माह की अवधि में शामिल किया जाएगा और 31 मार्च 2025 तक हर महीने 1% भार को शामिल किया जाना है। पूरी तरह से शामिल होने के बाद भारत के बॉन्ड का भार चीन के बराबर 10% हो जाएगा। एफपीआई ऋण बाजार में अप्रैल से लगातार निवेश कर रहे थे, मगर अक्टूबर से बिकवाली शुरू हो गई। जेपी मॉर्गन द्वारा भारतीय बॉन्ड को अपने सूचकांक में शामिल करने की घोषणा के 9 महीने के अंदर एफएआर प्रतिभूतियों में एफपीआई का निवेश दोगुना होकर 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एफएआर के तहत जारी सरकारी बॉन्ड के सूचकांक में शामिल किया गए हैं। शेयरों में एफपीआई का निवेश जुलाई 27,858 करोड़, अगस्त 11,678 करोड़, सितंबर 49,793 करोड़, अक्टूबर -91,983, नवंबर -18,077। रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को 26 करोड़ का नोटिस। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंसेस RHFL धन हेराफेरी मामले में रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को 26 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा है। सेबी ने इससे पहले इस मामले में रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर जुर्माना लगाया था, जिसे चुकाने में विफल रहने पर ये मांग नोटिस भेजा गया है। नियामक ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट, जिसे अब RDEP एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता है, ने 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया तो बैंक खातों सहित उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। सेबी ने मांग नोटिस में 15 दिन के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। वित्त वर्ष 24 में भारतीय कंपनियों का पूंजीगत व्यय धीम रहा। शेयर बाजार में सूचीबद्ध 1074 गैर वित्तीय कंपनियों के वार्षिक विवरणी पर केयर रेटिंग्स द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में कुल निजी पूंजीगत व्यय मामूली रूप से घटकर 9.4 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि वित्त वर्ष 23 में ये 9.5 लाख करोड़ रुपये था। अध्ययन में बताया गया कि वित्त वर्ष 24 के दौरान जिन प्रमुख 5 क्षेत्रों में निजी पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है वे है तेल एवं पेट्रोकेमिकल, कुल पूंजीगत व्यय में 21% हिस्सा, बिजली 12.8% हिस्सा, दूरसंचार 12.8% हिस्सा, वाहन और सहायक उपकरण 7.4% हिस्सा तथा लोहा एवं इस्पात 7.1% हिस्सा। अध्ययन में पता चला है कि वित्त वर्ष 24 में लोहा एवं इस्पात -4.4%, अलौह धातु -15.4%, स्वास्थ्य सेवा -50.1% और खुदरा -55.3% जैसे क्षेत्रों में निजी पूंजीगत व्यय में लगातार गिरावट आई है। CMIE के आंकड़ों के हवाला देकर किया के अध्ययन में कहा गया है कि भारत कंपनी जगत द्वारा घोषित नई विदेशी परियोजनाओं के आंकड़े, जो कंपनियों के निवेश के इरादे को संकेत देते हैं, वित्त वर्ष 25 की पहले छमाही में सालाना आधार पर 29.9% कम थे, जबकि इसी अवधि के दौरान पूरी की गई निवेश परियोजना में सालाना आधार पर 53% तक की गिरावट आई है। केयर की रिपोर्ट में कहा गया है कि न केवल निवेश की घोषणाएं और उनका समापन 1 साल पहले की तुलना में कम रहा, बल्कि वे पिछले दशक के दौरान नजर आए पहली छमाही
के औसत से भी कम रहे। ऐसा मुख्य रूप में चुनाव प्रबंधी प्रतिबंधी और अनिश्चितताओं की वजह से वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के कमज़ोर आंकड़े के कारण हुआ। हालांकि परियोजनाएं पूरी होने और उनकी घोषणाओं दोनों के ही आंकड़े वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में सुधार दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये पिछले 3 वर्षों के दौरान नजर आए तिमाही औसत से कम है। संचालन के लिहाज से देखें तो वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही के दौरान निवेश की घोषणाओं का निजी क्षेत्र ने 71% हिस्सेदारी के साथ समर्थन किया है। हालांकि इस अवधि के दौरान संपन्न परियोजना में सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की लगभग बराबर हिस्सेदारी दिखी। सितंबर तिमाही के परिणामों के बाद निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के प्रबंधन की टिप्पणियां से पता चलता है कि वित्त वर्ष 25 के शेष भाग में निवेश धीमा रहेगा। जेपी इंफ्राटेक ने दूसरी तिमाही में 88.2 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। सब्सक्रिप्शन तक सीमित नहीं रहेगा जियो स्टार। हिंदुस्तान जिंक ने नीलामी में जीता गोल्ड ब्लॉक। SICI ने बोलियां आमंत्रित की। मर्सिडीज बेंज इंडिया के वाहन नए साल से 3% तक महंगे होंगे। EID पैरो को 591.66 करोड़ रुपये का मुनाफा। वाहन बिक्री में आई गति। त्योहारी सीजन में ग्रामीण मांग और छूट का असर। लार्ज कैप योजनाओं में रिकॉर्ड निवेश। पिछले महीने लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप फंडों में अब तक का सर्वोच्च निवेश हासिल हुआ। शेयर बाजार में गिरावट के बीच अक्टूबर के दौरान लार्ज कैप केंद्रित म्यूचुअल फंडों की 2 श्रेणियों फ्लेक्सी कैप फंडों और लार्ज कैप फंडों में निवेश की दिलचस्पी में बढ़ोतरी नजर आई। दोनों ही श्रेणियों में पिछले महीने अब तक का सर्वोच्च निवेश हासिल किया। अपने कोष का कम से कम 80% बड़ी कंपनियों में निवेश करने वाले लार्ज कैप फंडों ने अक्टूबर में 3,452 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया, जबकि फ्लेक्सी कैप योजनाओं में कुल निवेश 5,181 करोड़ रुपये रहा। इन दोनों श्रेणियों में शामिल योजनाओं को अन्य इक्विटी योजनाओं के मुकाबले कम जोखिम भरा माना जाता है, जिसकी वजह लार्ज कैप को और इनका झुकाव होता है। वैसे फ्लेक्सी कैप योजनाएं अपने कोष का कितना भी अनुपात लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आवंटित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ज़्यादातर फंड सामान्यतः लार्ज कैप के करीब 60% निवेश रखते हैं। फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंडों में पिछले महीने निवेश 8,633 करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर 2024 के आंकड़े के मुकाबले 73% ज़्यादा है। बाजार के बदलते हालात में कारण निवेशकों की दिलचस्पी में वृद्धि हुई। अक्टूबर में प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक ने मार्च 2020 के बाद से सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की और निफ्टी 50 में 6.2% और सेंसेक्स में 5.8% की गिरावट आई। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के सहायक निर्देशक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि निवेशकों ने हर तरह के फंडों में रुचि दिखाई। हालांकि लार्ज कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे लार्ज कैप निवेश वाली अहम श्रेणियों में नए सिरे से रुचि देखे जा सकता है। ये देखते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले लार्ज कैप वर्तमान बाजार परिदृश्य में मूल्यांकन के नज़रिए से अच्छी स्थिति में है, इसलिए लार्ज कैप को और कुछ पुनर्संतुलन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप श्रेणियाँ काफ़ी पीछे रहे, उनमें भी बेहतर मजबूत निवेश आया। स्मॉल कैप और मिड कैप फंडों में निवेश की गति तेजी बनी रही और दोनों श्रेणियों ने मिलकर 8,455 करोड़ रुपये जुटाए। अधिकांश अन्य श्रेणियों की तुलना में नए निवेश खाते की संख्या में बहुत अधिक थी। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप योजनाओं को पिछले 2 वर्षों में अधिकांश महीने में निवेश जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि निवेशकों ने ऊंचे प्रदर्शन वाले स्मॉल कैप, मिड कैप और थीमेटिक फंडों को चुना। ऐसे तब हुआ जब विशेषज्ञों मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ क्षेत्रों में ऊंची मूल्यांकन को लेकर आगाह कर रहे थे और निवेशकों को लार्ज कैप चुनने की सलाह दे रहे थे। निवेशकों के दिए गए हाल में भेजे संदेश में म्यूचुअल फंड अभी भी इसी सलाह पर कायम है। ICICI प्रूडेंशियल फंड ने अपनी नवीनतम फैक्ट शीट में कहा कि हालांकि भारत के आर्थिक हालात मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन मूल्यांकन सस्ते नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में मेगा कैप और लार्ज कैप का मूल्यांकन उचित है। जो निवेशक इक्विटी निवेश चाहते हैं उन्हें लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम या लचीली मैंडेट स्कीम या उन स्कीमों पर ध्यान देना चाहिए जो भरी उतार चढ़ाव का प्रबंधन कर सके। एक महीने में 23% तक गिर गए ऑटो शेयर। प्रमुख वाहन और कल जूता निर्माता कंपनियों के शेयरों का कुछ समय से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 सप्ताह में इनसे कुछ शेयरों में 23% तक की गिरावट आई है। इस दौरान सर्वोद्धत मदरसन
इंटरनेशनल 22.8%, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ 21.1%, बजाज ऑटो 20.3%, हीरो मोटरकैप 17.1% और टाटा मोटर्स 16.5% तक गिरा है। वर्ष टीवीएस मोटर कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया, भारत फोर्ज और एमआरएफ जैसे शेयर अक्टूबर के आखिरी 2 सप्ताह और नवंबर के पहले 2 सप्ताह में 15 से 18% के बीच टूट गए। निफ्टी ऑटो पिछले एक महीने में 13.4% टूटा, जबकि निफ्टी 50 में 6.3% कमजोरी आई। यह गिरावट यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की मांग में लगातार कमी की आशंका के कारण आई है। विश्लेषकों का मानना है कि शेयरों में गिरावट कमजोर मासिक बिक्री, डीलरों के पास वाहनों का ज़्यादा भंडार होने और उत्पादन में नरमी की वजह से आई है। कमज़ोर मांग की वजह से निर्माता उत्पादन में कमी कर रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ में रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, हालांकि त्योहारी सीज़न के दौरान कुछ पुराना स्टॉक खप गया, लेकिन हमें अभी ये पूरी तरह से पता नहीं चला है कि अक्टूबर के अंत तक डीलरों के पास कितने वाहन बिना बिके पड़े थे। मारुति सुजुकी के चेयरमैन और सी भार्गव ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि महामारी के बाद कारों की मांग का जो सिलसिला फिर से तेज़ हुआ था वो अब कमज़ोर पड़ गया है। इसके वजह सेमीकंडक्टर की आपूर्ति से भी में कमी रही, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा। भार्गव ने कहा, इस साल हम 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले कार सेगमेंट में धीमी वृद्धि देख रहे हैं। ये सेगमेंट बाजार में 2/3 योगदान देता है। सिर्फ 10 लाख से अधिक कीमत वाली कारों की बिक्री बढ़ रही है, इसलिए कुल बिक्री सुस्त है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारतीय वाहन रिटेल क्षेत्र ने 6.55% की वृद्धि दर्ज की। सितंबर 2024 में ऑटो रिटेल क्षेत्र ने कुल बिक्री में सालाना आधार पर 9.26% की गिरावट दर्ज की। दोपहिया में 8.51%, यात्री वाहनों में 18.81% और वाणिज्य वाहनों में सालाना आधार पर 10.45% की गिरावट आई। अक्टूबर 2024 में त्योहारों मांग की वजह से वृद्धि में सुधार आया और दोपहिया ने सालाना आधार पर 11%, ट्रैक्टर खंड में 29% और यात्री वाहनों में बिक्री में 4% तक की तेज़ी आ गई, लेकिन तिमाहिया बिक्री 3% तक घट गई। निवेश रणनीति। कमज़ोर मांग के बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि वाहन शेयरों में ताज़ा गिरावट की वजह से बड़ी गिरावट का जोखिम अब सीमित है। इससे दीर्घावधि निवेशकों के लिए अवसर है। जसनी के अनुसार अल्पावधि में वाहन शेयरों को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनका मानना है कि ग्रामीण इलाकों में फसल कटाई सीजन शुरू होने की वजह से कुछ सप्ताह में सुधार देखा जा सकता है। आकर्षक मूल्यांकन की वजह से उन्हें दोपहिया सेगमेंट पसंद है, क्योंकि यात्री वाहन सेगमेंट को रिकवर होने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। भेदिया कारोबार पर एबीबी इंडिया को दी चेतावनी। एबीबी इंडिया के उसके 2 कर्मचारियों को भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आगाह किया है। एबीबी इंडिया ने शेयर बाजार को शुक्रवार की दी सूचना में बताया कि उस 8 नवंबर 2024 की तारीख वाला चेतावनी पत्र 14 नवंबर 2024 को मिला। कंपनी के अनुसार कंपनी सचिव को कंपनी के 2 नामित व्यक्तियों द्वारा सेबी विनियम 2015 के उल्लंघन के लिए सेबी के उप महाप्रबंधक से प्रशासनिक चेतावनी पत्र मिला है। एबीबी विद्युतीकरण और स्वचालन के वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है। बाजार के अनुमान से पीछे MFI, OMC, जिन्स क्षेत्र की कंपनियां, PSU बैंकों ने बढ़त के साथ चौंकाया। सितंबर 2024 में समाप्त तिमाही में भारतीय कंपनी जगत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और ज़्यादातर कंपनियां आय के मोर्चे पर बाजार की उम्मीदों से पीछे रही। हालांकि सभी क्षेत्र का प्रदर्शन बुरा नहीं रहा। एक रिपोर्ट में JM फाइनेंशियल ने क्षेत्रधार प्रदर्शन का विश्लेषण कर ये बताते कि कोशिश कर रहे हैं कि किसने अच्छा किया और किसने खराब। अध्ययन से पता चलता है कि ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग क्षेत्र की कंपनियां अनुमान से पीछे रहीं। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों की कंपनियां और सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों ने मोटे तौर पर अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर ब्रोकरेज की तरफ से विश्लेषण में शामिल 45% कंपनियां अनुमान पर खरी उतरने में नाकाम रही। नोट में कहा गया है कि हमने 227 कंपनियों के नतीजे का विश्लेषण किया। JM फाइनेंशियल के कवरेज में कुल 275 कंपनियां हैं और निष्कर्ष निकाला कि 45% कंपनियां अनुमान से चूक गए। FMCG, खुदरा वाहन और
मॉल ऑपरेटर के मामले में शहरी क्षेत्रों की मांग नरम रही। केमिकल, टिकाऊ उपभोक्ता और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी कंपनियों ने मांग में थोड़ा सुधार देखा है। एमएफआई निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों और एनबीएफसी अपने असुरक्षित खाते में दबाव का सामना कर रही है। नोट में कहा गया कि दूसरी तिमाही के बाद 2/3 कंपनियों के आय अनुमान में संशोधन कर उसे घटाया गया है, जबकि करीब 50% ने अपने लक्षित कीमतों में कटौती देखी है। जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि मिड और स्मॉल कैप क्षेत्र में आय कटौती लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रही है। मैनकाइंड फार्मा ने भारत सीरम्स का हिस्सा गिरवी रखा। मैनकाइंड फार्मा ने कुल 5,000 करोड़ रुपये के गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक भारत सीरम्स एंड बैंकिंग्स लिमिटेड (CSB) के 39.68% हिस्सेदारी कैटलिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड के पास गिरवी रखी है। यह कदम 10 अक्टूबर को क्रियान्वित 3 डिवेंचर ट्रस्ट डीड्स की अवस्था के तहत उठाया गया, जिससे 5,000 करोड़ रुपये की NCD जारी करना संभव हुआ। गिरवी करार को 14 नवंबर को औपचारिक रूप दिया गया। इससे तहत सुनिश्चित किया गया कि BSB के इक्विटी शेयर तब तक गिरवी रहेंगे जब तक कि NCD का निपटन नहीं होता। कैटलिस्ट ट्रस्टशिप NCD धारकों के लाभ के लिए कॉमन सिक्योरिटी ट्रस्ट के तौर काम करता रहेगा। भारत चीन का व्यापार घटा। नई दिल्ली 15 नवंबर। भारत के पड़ोसी देश के साथ घटते कारोबार के से चीन से द्विपक्षीय कारोबार अक्टूबर में 0.46% गिरकर 10.7 अरब डॉलर रह गया। हालांकि भारत के लिए आयात का सबसे बड़ा स्रोत चीन ही रहा। निर्यात में धनात्मक वृद्धि वाले देशों में अमेरिका 11.5%, UAE 43.3%, नीदरलैंड 14.6%, UK 21.1%, सिंगापुर 19.7%, सऊदी अरब 0.5%, बांग्लादेश 2.5%, जर्मनी 25.7% और ऑस्ट्रेलिया 60.6% है। भारत के शीर्ष 10 आयात साझेदारी में 10 आयात साझेदारी में से इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में क्रमशः 2.9%, 16.7%, 5.6% और 66% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि अन्य देशों जैसे चीन, रूस, UAE, अमेरिका, इराक और सऊदी अरब से आयात में वृद्धि हुई। अक्टूबर में भारत के 10 आयात साझेदारी में संयुक्त अरब अमीरात UAE से आयात सबसे तेज़ी से बढ़ा। अक्टूबर में भारत का UAE से आयात 70.4% बढ़कर 7.1 अरब डॉलर हो गया, जबकि पूरी दुनिया से भारत को होने वाला आयात 3.8% बढ़कर 66 अरब डॉलर हुआ। इस माह में UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार और आयात साझेदार है। हालांकि चीन और रूस भारत के आयात के शीर्ष स्रोत रहे। अच्छे दौर में है भारत की अर्थव्यवस्था। मूडीज़। नई दिल्ली 15 नवंबर। मूडीज़ रेटिंग्स ने शुक्रवार को प्रकाशित अपने ताज़ा वैश्विक व्यापक परिदृश्य में कहा है कि कम होती महंगाई और ठोस वृद्धि के साथ भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे दौर में है। रेटिंग एजेंसी ने कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद 2025 और 2026 में क्रमशः 6.6% और 6.5% वृद्धि का अनुमान है। 2024 के जून तिमाही में सालाना आधार पर भारत का वास्तविक GDP की वृद्धि 6.7% रही है। परिवारों की खपत बहाल होने, तेज निवेश और मजबूत विनिर्माण गतिविधियों से उसे बल मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा PMI, तेज ऋण वृद्धि और ग्राहकों के भरोसे सहित महत्वपूर्ण संकेतों से सितंबर तिमाही में तेज आर्थिक गति के संकेत मिलते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है घरेलू उपभोग में वृद्धि की संभावना है। उसे चल रहे त्योहारों के मौसम के बड़े व्यय का सहारा मिल रहा है। साथ ही कृषि की स्थिति बेहतर होने के कारण ग्रामीण मांग में टिकाऊ तेजी बनी रहेगी। इसके साथ ही क्षमता के बढ़ते इस्तेमाल, कारोबारी धारणा तेज रहने और बुनियादी ढांचे पर सरकार के खर्च से निजी निवेश को समर्थन मिलेगा। मूडीज़ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कॉरपोरेट और बैंकों की
बैलेंस शीट में मजबूती और मजबूत बाहरी स्थिति के साथ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार से अर्थव्यवस्था को बेहतर बुनियादी धारणा भी भारत की वृद्धि के हिसाब से शुभ संकेत है। खाद्य कीमती के दबाव की वजह से अस्थिरता बनी हुई है। अक्टूबर में समग्र महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय 2 से 6% की सीमा के पार चली गई है। सब्जियों की कीमत में तेजी वृद्धि के कारण ये 6.2% पर पहुंच गई, जो एक साल से ज़्यादा समय में पहली बार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कम अवधि की तेजी के बावजूद आने वाले महीनों में महंगाई दर रिजर्व बैंक के लक्ष्य की ओर पहुंचेगी, क्योंकि ज़्यादा बीआई और पर्याप्त अनाज भंडार के कारण कीमतों को कमी आएगी। हालांकि भू राजनीतिक तनाव और मौसम की स्थिति खराब होने पर महंगाई दर बढ़ने की पर्याप्त संभावना है। इसके कारण नीतिगत ढील को लेकर रिजर्व बैंक सावधानी बरत रही है। रिपोर्ट में कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते व्यापारिक संरक्षणवाद का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। कई देश घरेलू उद्योगों के मजबूत देने के ऐसा कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि G20 देशों की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर वृद्धि दर होगी और उन्हें नीतिगत ढील और जिनसी का कीमत का लाभ मिलेगा। बहरहाल अमेरिका में चुनाव के बाद हुए राजनीतिक बदलाव से उसकी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव हो सकता है और इससे वैश्विक आर्थिक विखंडन को बल मिल सकता है। इससे चल रही स्थितीकरण की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। भारत के 10 शीर्ष वस्तु निर्यात गंतव्य। अमेरिका अक्टूबर 6.91 वृद्धि 11%, UAE 3.73 अरब डॉलर 14%, UK 1.37 अरब डॉलर 42%, सिंगापुर 2.02 अरब डॉलर 197%, चीन 1.15 -9.5%, सऊदी अरब 0.91 0.5%, बांग्लादेश 1.02 2.5%, जर्मनी 0.97 25.7% वृद्धि, ऑस्ट्रेलिया 0.93 अरब डॉलर 60.4% वृद्धि। कुल निर्यात 39.2 अरब डॉलर वृद्धि 17.2%। भारत के 10 शीर्ष वस्तु आयात गंतव्य। देश चीन अक्टूबर 9.61 अरब डॉलर वृद्धि 11%, रूस 6.57 अरब डॉलर 5%, UAE 7.18 अरब डॉलर 52%, अमेरिका 3.73 अक्टूबर में अरब डॉलर 2.3%, इराक 3.17 अरब डॉलर 3.7%, सऊदी अरब 2.9 अरब डॉलर -13.40%, इंडोनेशिया 1.94 अरब डॉलर 8.9%, दक्षिण कोरिया 1.84 अरब डॉलर 5% वृद्धि, सिंगापुर 1.85 अरब डॉलर 3.6% वृद्धि, स्विट्जरलैंड 1.3 अरब डॉलर वृद्धि -2.4%। कुल आयात 66.33 अरब डॉलर वृद्धि 3.80%। बजट अनुमान के ऊपर नहीं जाएगी लघु बचत में वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा लघु बचत से जुटाई जाने वाली राशि जुलाई के बजट अनुमान 4.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। इस अनुमान को सरकार ने अंतरिम बजट के बाद पहले ही घटा दिया था। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा, हमने पहले ही माप लिया है कि ये अत्यंत लघु बचत जमा अंतरिम बजट के स्तर से नीचे रह सकता है। नवीनतम संग्रह जुलाई बजट के निचले अनुमान से ऊपर नहीं जाएगा। सूत्रों ने कहा कि बचत का बड़ा हिस्सा मार्च में आएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में 4.7 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध संग्रह का अनुमान लगाया गया था, जिसे जुलाई 2024 में घटाकर 4.2 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया। क्वांटिटी रिसर्च में अर्थशास्त्री विवेक कुमार ने कहा, सरकार की उधारी घटने की कुछ गुंजाइश है। अगर लघु बचत कम पड़ जाती है तो वे उसकी भरपाई G-SAFE सुधारी से करने में सक्षम होगी। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की तरफ करदाताओं की संख्या बढ़ रही है, जिसमें कुछ निवेश से जुड़े कर लाभ खत्म हो जाएगी। ये भी एक वजह है कि सरकार लघु बचत योजनाओं से कम प्राप्तियों के अनुमान लगा रही है। कुछ फर्मों के हाथ ऑडिट जाने की चिंता उचित नहीं।
नई दिल्ली। नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन अजय भूषण पांडे ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि कुछ क्षेत्र में ये चिंता जताई जा रही है कि ऑडिट मानकों के बदलाव के लिए जाने कुछ बड़ी फर्मों के हाथ में ऑडिट का काम चला जाएगा, ये उचित नहीं है। पांड्या ने कहा, किसी अज्ञात संस्था की गलत आशंका से हम वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्य करने तथा अधिक पारदर्शिता और विशेषज्ञों के संरक्षण की दिशा में काम करने से नहीं रोक सकते। अगर ऐसे मसले का कोई दूर दराज का उदाहरण भी आता है तो उसे आसानी से सरकार द्वारा ग्रुप ऑडिटर द्वारा सहायक कंपनियों के लिए किए जा सकने वाले ऑडिट की संख्या पर सीमा लगातार दुरुस्त किया जा सकता है। समाधान हमेशा संभव है। विकसित भारत के लिए भारत को वैश्विक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मानकों की ज़रूरत है। हम निम्न स्तर के मानक अपनाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्राधिकरण ने मंगलवार को अपनी 18वीं बोर्ड बैठक के बाद 44 ऑडिटिंग मानक SA में संशोधन की सिफारिश की है। भारत के प्रत्यक्ष करदाता देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देते हैं, जिसका उपयोग देश के विकास के लिए किया जाता है। लेकिन क्या सरकार इन करदाताओं के भविष्य के बारे में पर्याप्त सोचती है, विशेषकर जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कई विकसित देशों में सरकार अपने नागरिकों, विशेषकर प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए सेवानिवृत्त पेंशन जैसे योजनाएं चलाती है। ये योजनाएं सुनिश्चित करती हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलती रहे। भारत में भी सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। भारत में सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाते हैं, लेकिन देश की अधिकांश आबादी तो निजी क्षेत्र में काम करती है। इन लोगों के लिए कई सुनिश्चित सेवानिवृत्ति योजना नहीं है। सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जब सभी करदाताओं को कवर करे। प्रत्यक्ष करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को विशेष योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जैसे कि जो लोग लंबे समय से प्रत्यक्ष कर देते हैं या रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति योजना में कुछ अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं। सरकार को ऐसे लोगों को पहचानने के लिए एक विशेष पहचान पत्र जारी कर सकती है। महारत्न नवरत्न की संख्या बढ़ती चाहिए। केंद्र के सार्वजनिक उद्यम या उपक्रम के संपादन को देखकर एवं उनके प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें महारत्न नवरत्न आदि का अलंकरण प्रदान किया जाता है। क्या अर्थव्यवस्था में के हित में इन तमगे की तय सीमा में वृद्धि का लक्ष्य नहीं रखा जा सकता? जाहिर है कि वृद्धि तेज और सुदृढ़ होगी। सुनिश्चित और दूरदर्शी उपायों से यह संभव है। वैसे भी PSU में अब व्यावसायिक वृत्तियों पर अंकुश लग गया है। इनमें दायित्वबोध पहले से ज़्यादा है। अनियंत्रित जनशक्ति की समस्या से भी अनेक उपक्रमों को छुटकारा मिल गया है। उनके मुखियाओं को अधिक स्वायत्तता मिली, अधिक लंबी अवधि मिली और निश्चय ही उपक्रम बेहतर नतीजे दे सकते हैं। ऐसे में देश की आवश्यकता के अनुरूप महारत्न नवरत्न की संख्या बढ़नी चाहिए। चुनावी वादे के बीच पीसता सरकारी खजाना। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लुभावने वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद कुछ वादे पूरे भी किए जाते हैं, लेकिन दूसरे देश के सरकारी खजाने पर इससे देश के सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ता है, जिसे आम लोग कर देकर खजाना भरते हैं। केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी के नेताओं की हिदायत दी कि ऐसे वादे ना किए जाएं जिसे सरकार बनने पर पूरे नहीं किया जा सके। आम लोगों के कर के पैसा देश के विकास कार्य में लगाना जाना चाहिए, जिनसे सभी के लोग के सबका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खास वर्ग को लुभाने के लिए योजनाएं लाई जाएं जो देश के लिए कर भी नहीं चुकाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कारोबारी जंग। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की खबर ने विश्व व्यापार में भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। ट्रंप बहुत पहले से ही संरक्षणवाद के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि विश्व व्यापार व्यवस्था कुछ इस तरह है कि अमेरिका को नुकसान ही होना है। इन मायने में वो चीन को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं, लेकिन वो भारत तथा अन्य देशों पर भी ये आरोप लगाने से नहीं हिचकिचाते हैं कि वे अमेरिका की कीमत पर अनुचित लाभ अर्जित कर रहे हैं। बहरहाल ये बात ध्यान देने लायक है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी नीतियाँ कुछ हद तक नरम थी। उन्हें जो नीतियाँ लागू की, मसलन स्टील पर शुल्क और विश्व व्यापार संगठन में विवाद विस्तरण पर प्रभावी ढंग से वीटो करना, ऐसे कदम थे जिन पर उनके बाद राष्ट्रपति बने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने भी अमल किया। कुछ तारीखी से देखा जाए
तो ट्रंप के कदम दरअसल व्यापार को लेकर मुख्य धारा के अमेरिकी राजनीतिक वर्ग के तत्कालीन विचारों का प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। यह संभव है कि दूसरे कार्यकाल में उनकी व्यापार नीति पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त हो। नवनिर्मित राष्ट्रपति अपने प्रचार अभियान में ये कह चुके हैं कि टैरिफ उनका पसंदीदा शब्द है, टैरिफ। उन्होंने खास तौर पर कहा कि चीन से आने वाली सभी वस्तुओं पर 60% तथा अन्य देशों से आने वाली वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं, ये अलग विषय है। सवाल ये है कि इन शुल्कों को अगर लागू कर दिया गया तो इनका असर क्या होगा। अधिकांश अनुमान ये कहते हैं कि पहले ही अतिरिक्त क्षमता से जूझ रही चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका तत्काल असर होगा। अनुमानों के मुताबिक इन शुल्क दरों के लागू होने के बाद वे वर्षों में चीन की वृद्धि दर 1-2% तक कम हो जाएगी। इस मंदी का असर एशिया की इन अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा जो चीन की विनिर्माण आपूर्ति से संबंध है। अर्थव्यवस्थाएं दो तरह से संभावित होगी। पहला, प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि चीन उनका निर्यात खरीदने में पहले जैसा सक्षम नहीं रह जाएगा, और दूसरा इसलिए क्योंकि चीन की अतिरिक्त क्षमता एक गंभीर समस्या बन जाएगी और इन देशों में अपना माल खपाने की समस्या और गंभीर हो जाएगी। चीन के पास इस बात की कुछ गुंजाइश है कि वो युआन का अवमूल्यन होने दे ताकि एक व्यापार युद्ध के असर का प्रबंधन किया जा सके, परंतु एशिया के उसके कारोबारी साझेदार, जिनमें से कुछ का कर्ज डॉलर में है, उनके पास शायद इतनी गुंजाइश नहीं है। उन देशों में मौद्रिक अधिकार भी अवमूल्यन रोकने के प्रयास करेंगे और इस कोशिश में पूरे क्षेत्र की वृद्धि पर नकारात्मक असर होगा। शायद इस परिदृश्य से बहुत अधिक प्रभावित ना हो क्योंकि यह चीन की अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ नहीं है। चीन को निर्यात के मामले में भी वह पीछे ही रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत ट्रंप को सफलतापूर्वक ये समझा सकता है कि भू राजनीतिक और आर्थिक वजहों से उनके टैरिफ ऐसे हो कि वे प्रभावी तौर पर चीन के विरुद्ध हों लेकिन अन्य देश उससे प्रभावित ना हो। इस स्थिति में ये संभावना बनेगी कि भारत पश्चिम को निर्यात के मामले में चीन का स्थान ले सकता है। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए कहीं अधिक महत्वाकांक्षी घरेलू सुधार एजेंडे की ज़रूरत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण चक्र के जाल से मिले मुक्ति। भारत के FMCG क्षेत्र में जुलाई-दिसंबर तिमाही के मूल्यों के हिसाब 5.7% और कारोबार के हिसाब 4.1% की वृद्धि हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को बदौलत संभव हुआ है। कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म निल्सन IQ ने हाल ही में अपने तिमाही रिपोर्ट में ये जानकारी दी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का बढ़ता स्तर चिंता का विषय है। कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऐसी स्थिति के बावजूद दांव आजमाने की कोशिश करते हुए हालात को और जटिल बना रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दबाव देकर दिए जाने वाले ऋण के बढ़ते मामले पर अब ध्यान देना शुरू किया है। ऐसे ऋणों की मार्केटिंग बेहद आक्रामक तरीके से ऐसे की जाती है कि ऋण लेने वाले इनके दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों से वाकिफ नहीं हो पाते। ऋण संकट के मूल कारण में एक देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का अभाव है। आर्थिक वृद्धि का लाभ भी पर्याप्त रूप से रोजगार सृजन में नहीं दिखा है, खासतौर पर गैर कृषि क्षेत्र में। ऋण की आसान पहुंच और 24 घंटे डिलीवरी सेवाओं के प्रसार में से ग्रामीण क्षेत्र में खपत की स्थिति बढ़ी है। लोगों को गैर ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं के वास्ते ऋण लेने के लिए लुभाया जा रहा है, जिससे वे और अधिक कर्ज के जंजाल में फंस रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के परिवार रोजमर्रा की अपनी ज़रूरतों के लिए भी ऋण की राशि पर निर्भर हो रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय के स्रोत अनिश्चित हैं और ये मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। ये अप्रत्याशित मानसून, जिसों की उतर चढ़ाव वाली कीमतें और बढ़ती इनपुट लागत से भी प्रभावित होती है। कुछ NBFC इस अंतर का फ़ायदा उठा रहे हैं और रोज़मर्रा की खपत के लिए ऋण अधिक ब्याज दर पर देते हैं। इससे ऋणों का रोल ओवर चक्र एक अहम हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा संस्थान उदाहरण फसल ऋण है। सरकार हर वर्ष किसानों को फसल ऋण का वितरण करने के लिए बैंकों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों पर दबाव होता है, जिसके कारण अक्सर ऋणों का वितरण तेज़ी से ये सुनिश्चित किया जाता है
कि इसका उपयोग उत्पादक तरीके से किया जाएगा या नहीं। इस ऋण का इस्तेमाल उत्पादक कृषि निवेश के लिए किए जाने के बजाय तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने या पुराने ऋण का भुगतान करने के लिए किया जाता है, जिससे ग्रामीण ऋण संकट गहरा जाता है। अब ये प्रथा सामान्य एनबीएफसी के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस से जुड़े लोगों को तक फैल गई है। वे ऋण का रोल ओवर कर रहे हैं, जिससे उधारकर्ताओं के और अधिक कर्ज में धकेल जा रहे हैं। एनबीएफसी में ग्रामीण क्षेत्र में औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की सीमित पहुंच के कारण बनी अंतराल जैसी स्थिति को भरने का मकसद से ये कदम बढ़ाया है। हालांकि उनके ब्याज दरें अक्सर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाली ब्याज दरों से कहीं अधिक होते हैं और ये ऋणकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं। आरबीआई ने अधिक ब्याज दरों को लेकर चिंता जताई है, खासतौर पर सूक्ष्म ऋणी के संदर्भ में। जब बैंकिंग नियामकों ने मार्च 2022 में ब्याज दरों को मुक्त कर दिया, उसके बाद पिछले कुछ वर्ष से ऐसा हुआ क्योंकि पहले ऋण दरें फंड की लागत से जुड़ी हुई थी। एक बार जब इसे मुक्त कर दिया गया, तब लगभग अभी मुक्त सूक्ष्म ऋणदाताओं ने दरों में बढ़ोतरी की। शुरुआत में ये बहाना दिया जाया था कि कोविड की अवधि के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ और कमाई करने की ज़रूरत थी। इस वक्त ऐसा कोई बहाना नहीं है। इत्तेफाक से कुछ बैंक जिनके सार्वजनिक जमाओं तक कम लागत के साथ पहुँच है, वे भी एनबीएफसी की तुलना में कभी कभी सूक्ष्म ऋण पर उच्च ब्याज दर वसूल रहे हैं। अगर एनबीएफसी की जांच पड़ताल उनके ब्याज दरों के लिए की जा रही है, तब क्या इस लिहाज से बैंकों की जांच नहीं की जानी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की लागत कर्ज लेने वाले के भुगतान क्षमता के मुकाबले गैर अनुपातिक तरीके से बढ़ रही है, जिसके चलते ऋण का चक्र और जटिल हो रहा है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनक्यूबेटर GDI की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के 50% से अधिक लोगों की आमदनी का प्राथमिक स्रोत खेती है, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग बेहतर मौके पाने के लिए खेती छोड़ने के लिए तैयार है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ यूथ नेटवर्क डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की साझेदारी से तैयार की गई स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्पावरमेंट 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के ग्रामीण हिस्से में तकरीबन 5000 लोग का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें से 70-85% लोगों का कहना है कि वे किसी विनिर्माण, स्टील या कारोबारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं। रिपोर्ट लॉन्च हुए भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, कृषि को वृद्धि का इंजन होना चाहिए और फिर से इसका चलन बढ़ना चाहिए। गैर लाभकारी संस्थानों, उद्योगों और एकेडमिक जगत के लोगों को कर इस क्षेत्र को रोजगार के लिहाज से व्यावहारिक विकल्प के तौर पर पेश करना चाहिए। देश के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते ऋण के संकट को लेकर कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए विचार करने के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। रोजगार सृजन, उपभोग की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऋण पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रोजगार के टिकाऊ अवसर तैयार करने की ज़रूरत है। ऋण उपयोगिता, ऋण वितरण के बड़े लक्ष्य तय करने के बजाय सरकार और वित्तीय संस्थानों को ये सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि ऋणों का इस्तेमाल विशेषज्ञ तौर पर कृषि में बेहद उत्पादक तरीके से किया जाता है। ब्याज दरों का नियमन, आरबीआई का ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि एनबीएफसी और बैंक किफ़ायती ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश करें। जागरूकता और वित्तीय साक्षरता, ग्रामीण ऋणकर्ताओं को अधिक ऋण लेने के नतीजे और वित्तीय योजना की अहमियत के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर इन मामलों का हल व्यापक तरीके से नहीं किया जाता है, तब ग्रामीण क्षेत्र के ऋण वृद्धि जारी रह सकती है और इसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम हो सकती हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के इस